नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है चाहत। घंटे भर से आकाश में टकटकी लगाए कविता का हृदय बहुत उद्वेलित था। सोच रही थी पूर्णिमा का चांद बहुत खूबसूरत होता है, स्वच्छ होता है, चमकीला होता है। चांद हृदय को कितनी शीतलता प्रदान करता है, परंतु मुझे इसका एहसास क्यों नहीं होता। वही पीला निस्तेज चांद मुझ पर पूरे आकाश में बिल्कुल अकेला उदास नजर आता है। भारी मन से कविता नीचे उतरकर अपने कमरे में आई। घड़ी देखा, 12 बज रहे थे। उदास मन से सोचती हुई बिस्तर पर लेट गई। फिर सुबह होगी, भागदौड़ होगी, वही रूटीन होगा। सभी अपने अपने कमरे कामों में व्यस्त होंगे। वही निस्तेज लंबा पूरा दिन होगा। फिर अंतहीन रात सामने आकर खड़ी होगी। माँ जी, चाय लीजिए। अचानक कविता की आंखें खुल गई। सामने देखा तो बहू सुबह की चाय लिए खड़ी थी। रख दो, मुंह बनाते हुए कविता ने कहा। बहू चली गई। चाय पीते हुए कविता फिर सोचने लगी, इन 50 सालों में कितना कुछ बदल गया। कभी सुबह का समय मेरे लिए कितना व्यस्त होता था। हमारे समय सुबह सुबह बुजुर्गों के पांव छुए जाते थे, मगर आजकल की बहुओं सास ससुर के पांव छूने के बाद भी मेरी दिनचर्या की शुरुआत होती थी। प्रशांत और विशाल को स्कूल भेजना, प्रकाश के दफ्तर के लिए लंच तैयार करना, सास ससुर के असीमित मांगों को पूरा करना, देवर नंदों की जमघट, रिश्तेदारों का तांता, और यह सारा काम सुमन को मैं गोद में लिए करती थी। दादी और कविता की तंद्रा सामने कविता को पोता राजू खड़ा था। दादी, कपड़ा पहना दो, स्कूल जाना है। मम्मी नाश्ता बना रही है, जाओ छोटी मम्मी से पहन लो, वह बर्तन धो रही है। राजू अपनी तोतली जुबान से बोल रहा था। कविता बिस्तर से उठी और राजू का हाथ पकड़े पकड़े रसोई घर तक चली गई। क्या बहू, राजू को कपड़े नहीं पहना सकती? सारा बर्तन अभी ही धोना जरूरी है। मैं बिस्तर से उठी नहीं कि मुझे काम पकड़ा दिया, भुनभुनाते हुए कविता कही। क्या माँ, तुम तैयार नहीं हो? दफ्तर से आते हुए प्रशांत ने पूछा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम लोग चले जाओ। सिर पर हाथ रख कर बैठी कविता ने अनमने ढंग से कहा। क्या हुआ माँ, तुम्हें बुखार तो नहीं? कहते हुए प्रशांत माँ को का बुखार देखने लगा। नहीं, मुझे बुखार नहीं है, बस यूं ही जरा सा सर भारी हो रहा है, कविता ने कहा। प्रशांत ने अपनी पत्नी नीता को बुलाकर कहा, नीता, माँ को दवा दे दो, थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा, फिर हम सब साथ चलेंगे अग्रवाल के यहाँ, हमारा डिनर है। माँ को तो उसने विशेष जोर देकर बुलाया है। थोड़ी देर में दफ्तर से विशाल भी आता ही होगा। मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना है तो नहीं जाना है। बहुत घूम चुकी हूँ, घूमने की इच्छा मेरी पूरी हो चुकी, तुम लोग जाओ, कविता ने कहा। क्या तुम अकेली रहोगी? फिर तुम्हारा डिनर बाहर था तो खाना भी नहीं बना है, प्रशांत ने कहा। मेरे खाने की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और यही बात अकेले रहने की, तो तुम लोगों के साथ रहकर भी मैं अकेली ही हूँ, कविता कहती हुई अपने कमरे में चली गई। अवाक प्रशांत को माँ को देखता रह गया। अपने कमरे में लेटकर प्रशांत ने नीता से कहा, सबको यह कह दो कि डिनर पे कोई नहीं जाएगा। नीता तैयार थी, कुछ नहीं बोली, कपड़े बदलकर रसोई घर में चली गई। छोटी बहू भी अपने कामों में लग गई। बच्चे उदास होकर सोने चले गए। पूरे घर में मातम सा छा गया। विशाल जब घर लौटा तो उसकी पत्नी मीना ने उसे सब कुछ बता दिया। वह यह कहकर रात को देर से लौटेगा, फिर बाहर निकल गया। रात का सन्नाटा था, लगभग सभी को सो चुके थे। प्रशांत को नींद नहीं आ रही थी। आज वह बहुत उदास था, इसलिए नहीं कि आज वह डिनर पर नहीं गया, बल्कि माँ को लेकर क्षुब्ध था। बगल में नीता सो रही थी। उसने धीरे से आवाज़ दी, नीता, क्या है? शायद वह भी जाग रही थी। सारे दिन घर के कामों में व्यस्त रहते हुए नीता रात को बिल्कुल निढाल हो जाती है। प्रशांत से बात किए हुए कभी कभी सप्ताह हो जाते हैं। कभी बात करती तो उसे अजनबी की तरह लगता। प्रशांत भी उसकी मजबूरियों को समझते हुए उसे सोते हुए कभी परेशान नहीं करता। यह माँ को क्या हो गया है नीता? प्रशांत ने पूछा। माँ, मैं क्या जानूँ, तुम्हारी माँ है, तुम ही पूछो, नीता ने अनमने ढंग से कहा। क्यों, वह तुम्हारी माँ नहीं? प्रशांत ने कहा। उन्होंने मुझे कभी बेटी समझा ही नहीं, फिर वह मेरी माँ कैसे हो सकती है? मैं तो सिर्फ उनकी बहू हूँ, बिना रक्त मांस ही, बिल्कुल मशीनों की तरह उनकी मांगे पूरे करने। ऐसा मत कहो नीता, पहले तो ऐसी नहीं थी, समझाते हुए प्रशांत ने कहा। पता नहीं, मैंने तो जब से इस घर में कदम रखा है वह ऐसी ही है, नीता ने कहा। जरूर हमारी सेवा में कहीं न कहीं कुछ कमी है। क्यों माँ, दिन ब दिन अपने आप को सिमरती जा रही है, किसी से कुछ कहती नहीं, अपने मन की बात किसी को बताती नहीं, प्रशांत ने कहा। हाँ, परंतु सभी की बातों में दखल अंदाजी जरूर करती है, और जरा सी गलती हुई नहीं कि व्यंग करना और पूरे खानदान को ताने कसने में कभी नहीं चूकती। कितनी देर तुम घर में रहते हो? जब आते हो तो मुंह बनाकर बैठ जाती है, नीता ने उत्तेजित होते हुए कहा।
बस करो नीता, आखिर वह इस घर में सबसे बड़ी है। अगर हमारी गलतियों पर उंगली उठाती है तो उस बुरा नहीं मानना चाहिए, प्रशांत ने धीमे स्वर में कहा। मुझे सोने दो प्रशांत, अंधेरे में ही उठना पड़ता है। तुम लोगों का क्या, 8 बजे आराम से उठोगे। कहते हुए नीता ने करवट बदल लिया। प्रशांत की आंखों में नींद नहीं, जाने क्यों बचपन को लेकर आज तक सारी बातें उमड़ कर सामने आती रही। प्रशांत जब 10 साल का था तब उसे पिता की मौत हुई थी। 3 भाइयों बहनों में सबसे बड़ा प्रशांत था, उसके बाद विशाल था, सबसे छोटी सुमन उस वक्त गोद में थी। पति की मौत के इस भयानक सदमे को कविता ने अपने सीने से हमेशा के लिए कैद कर लिया। बच्चे के सामने इसे कभी बाहर निकलने नहीं दिया। कविता सामने लंबी अथाह जिंदगी पड़ी थी। अपने संघर्ष के दिनों में चट्टान बनकर कविता ने अपनी जिंदगी की गाड़ी को किसी न किसी तरह खींचा था। पति द्वारा संचित थोड़ी सी पूंजी से अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इस लायक बना दिया कि वह अपना जीवन स्वयं जी सके। माँ के संघर्षों में हिस्सा बांटता प्रशांत बचपन से ही समझदार था। परिस्थितियों ने उसे घर की जिम्मेदारियों में लपेट रखा था। माँ उसके जीवन का आदर्श थी। कविता के 3 बच्चे महत्वाकांक्षी थे। जिस दिन प्रशांत इंजीनियर बना, कविता को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया है। लंबे कष्ट भरे दिन उस दिन बहुत छोटे प्रतीत हुए। वर्षों से सीने में दबाए उसके सारे गम आज बाहर निकल पड़े। उस दिन बंद कमरे में पति की तस्वीर के सामने कविता फूट फूट कर रोई। अब तो तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है न? मैंने माँ बाप दोनों की दोहरी जिंदगी निभाते हुए अपना फर्ज पूरा किया। 3 साल के बाद विशाल को भी एक फर्म में नौकरी मिल गई। दोनों बेटों का कविता ने धूमधाम से विवाह किया। बड़ी बहू नीता जब आई तब उसकी पढ़ाई चल रही थी, परंतु ससुराल आते ही घर की बड़ी बहू की सारी जिम्मेदारियों ने उसे बांध लिया गया और 1 साल वह माँ बन गई। पढ़ाई को तिलांजलि देकर धीरे धीरे घर गृहस्थी में डूब गई, परंतु छोटी बहू नहीं मानी। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और विशाल के सहयोग से उसी कंपनी में उसे नौकरी मिल गई। बचपन से ही विशाल और प्रशांत में अंतर था। प्रशांत के जीवन में माँ ही सब कुछ थी। उनके हर गलत और सही सभी बातों में आंख मूंदकर स्वीकार कर लेता था। ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे माँ को ठेस पहुँचे, चाहे इसके लिए वह उसे अपनी इच्छाओं खुशियों को ताक पर ही क्यों न रखना पड़ता। विवाह के बाद भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। पहले माँ थी, उसके बाद पत्नी। विशाल के लिए भी माँ सब कुछ था। उसकी माँ में सबसे अलग लगती थी, परंतु वह माँ का अंधभक्त नहीं था। माँ की गलत बातों का बचपन से ही वह विरोध करता था। उसके लिए गलत बात गलत थी और सही बात सही, चाहे वह किसी के लिए भी किया गया हो। उसके लिए माँ का स्थान अलग था और पत्नी का अलग। सुमन की दुनिया अलग थी। माँ भाइयों के बीच पली बड़ी सुमन घर में सुख दुख से अलग थी। कम उम्र में प्रशांत को नौकरी मिलने के कारण उसमें सुमन को किसी बात का अभाव नहीं होने दिया। आज सुमन का विवाह अच्छे परिवार में हो चुका है। कुल 5 पोते पोतियों, जिसमें 3 प्रशांत के और 2 विशाल के हैं, की दादी बनी कविता अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी है। परंतु अपने जीवन के इस मोड़ पर आकर कविता बहुत बदल चुकी है। कभी ममता और वात्सल्य से भरी कविता आज कठोर सास बन चुकी है। वह शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से बहुओं को प्रताड़ित करती है। इसमें बेटे से दिन पर दिन दूर होती जा रही है। हर समय घुटते रहना और ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें करना उसकी आदत बन चुकी है। अपने ही घर में अपने को पराया समझना और इतने बड़े परिवार में भी अपने अकेलेपन का एहसास उसे हर समय सताता रहता। बेटी जब से विदा हुई उसने रसोई घर की तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखा। कभी भूले भटके भी चली भी जाती, जमीन आसमान कर देती। और एक बार ऐसा कुछ हुआ कि प्रशांत ने बौखलाकर माँ को अपना कसम दे दिया, बहुओं को के होते हुए आज से काम करने की जरूरत नहीं है। माँ कविता इस मामले में भाग्यशाली थी कि नीता और मीना ने कभी उसकी अपेक्षा नहीं की, उसके सामने कभी जुबान नहीं खोला। एक समय था जब अपने संघर्ष और कष्टों के समय कविता हमेशा उत्साह से भरी रहती, परंतु आज उसके पास सब कुछ है परंतु खुशी उत्साह गायब है। अपने मन बीमार घोषित करते हुए बहू बेटों को हरकतों पर नजर रखते हुए कविता खामोश बैठी रहती है। आज रविवार का दिन था, सभी की छुट्टी थी। माँ जल्दी आओ, खाना निकल चुका है। प्रशांत ने माँ को बुलाया। कहराती हुई कविता धीरे से आकर कुर्सी पर बैठ गई। आज के दिन का
सभी को इंतजार रहता, क्योंकि घर में सभी छोटे बड़े एक साथ खाना खाते थे। बाकी दिन तो सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते। किसी के खाने का समय ठीक नहीं रहता। खाने के लिए सबसे ज़्यादा परेशान कविता ही करती। एक तो समय पर खाना नहीं खाती, दूसरे जब खाती बना हुआ खाती। इस कारण नीता का सारा दिन रसोई घर में ही बीत जाता। मीना तो ऑफिस चली जाती, परंतु जितनी देर रहती नीता की मदद किया करती। नीता को कभी भी मीना से कोई शिकायत नहीं थी। माँ, तुम ठीक से खा नहीं रही हो, आज तो खाना बड़ा स्वादिष्ट बना। विशाल ने कहा, क्या देवरानी, खाना सचमुच स्वादिष्ट बना? भाभी ने मक्खन लगाया जा रहा है। इस बात पर सभी हंसने लगे और भाभी देवर की नोकझोंक चलती रही, परंतु इस सबसे अलग कविता किसी तरह खाने को घोट रही थी। क्या बात है माँ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? प्रशांत ने माँ की थाली में सब्जी डालते हुए कहा। क्या खाऊं? सब्जी में नमक इतना ज़्यादा है कि खाया नहीं जा रहा है, कविता ने मुंह बनाते हुए कहा। तो दूसरी सब्जी खा लो, विशाल ने कहा। उसमें तो मसाले कम है, मरीज की सब्जी लग रही है, कविता बोली। यह सुनकर नीता उदास हो गई। आज उसने बड़े शौक से सास की पसंदीदा सब्जी बनाई थी। विशाल इस बात पर को भाप गया, परंतु बोल कुछ नहीं। जाओ नीता, माँ से पूछकर कोई दूसरी सब्जी बना दो। ऐसा कैसे होगा कि सभी खाना खाए और माँ भूखी रह जाए? प्रशांत ने कहा। नीता कुछ नहीं कहा उठकर हाथ धोने लगी। विशाल को रहा नहीं गया, वह उत्तेजित होकर कहा, यह कौन सी बात हुई? भाभी को खाने के बीच से क्यों उठा दिया? अब कुछ नहीं बनेगा, इतना सारा खाना माँ कुछ भी खा लेगी। यह कहकर विशाल ने भाभी को हाथ पकड़कर बैठा दिया। विशाल, जिद मत करो, नीता को जाने दो। नहीं, भाभी नहीं जाएगी। दोनों भाई उत्तेजित हो चुके थे। अंत में विशाल ने माँ की तरफ दर मुख कर हुए कहा, क्यों माँ, सबकी खुशी के लिए एक दिन तुम खराब नहीं खा सकती? हमेशा तो तुम्हारी पसंद की ही बनती है। भाभी कभी कुछ नहीं कहती, मुख दर्शक की भांति हमेशा चुप रहती है। उनकी भावनाओं का कभी तो परवाह करो। सभी की मांगों को वह पूरा करती। उनकी क्या मांग है? कभी किसी ने पूछा? मुझे भी पनीर की सब्जी पसंद नहीं है, फिर भी मैं खा रहा हूँ। जानती हो क्यों? इसलिए कि मैं सिर्फ इस पल के लिए हम सप्ताह इंतज़ार करते हैं। आज का खाना महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि खाने की आड़ में हम सब एक साथ बैठकर एक दूसरे को बहुत करीब से महसूस करते हैं। तुमने देखा, मेरी जरा सी प्रशंसा से भाभी का मुरझाया चेहरा कितना खिल गया। विशाल, तुम्हें माँ की भावनाओं और जज्बातों को संबंध में समझाने की जरूरत नहीं है, वह बहुत दुनिया देखी है, प्रशांत ने कहा। कविता अब तक चुप थी। उसने कहा, तुम लोगों को मेरे कारण बहस करने की जरूरत नहीं है। अरे, सारे झगड़े की जड़ तो इस घर में मैं ही हूँ। इस घर में रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। तुम लोगों से और कुछ नहीं हो कहती। आज के बाद अपने बारे में कुछ नहीं कहूँगी, कहती हुई कविता खाना छोड़कर अपने कमरे में चली गई। जरा सी बात का तुम लोगों ने बतंगर बना दिया, पति को संबोधित करते हुए मीना बोली। सब इसकी वजह से हुआ। नीता अगर सब्जी बना देती तो और भाभी लोग थोड़ी देर इंतजार कर लेते तो क्या कौन सा पहाड़ टूट जाता? भाभी से इतना स्नेह था तो मीना से क्यों नहीं बनवा दिया? प्रशांत ने व्यंग से कहा। आप बात नहीं समझ रहे भैया, मेरे कहने का यह मतलब नहीं, परंतु हर समय तनावग्रस्त रहना और बात बात पर मीन खेर निकालना माँ की आदत बन गई है। मुझे यह अच्छा नहीं लगता। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मीना से बनाई सब्जी माँ को अच्छी नहीं लगती। आदमी का मन अच्छा नहीं हो तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सहज भाव से विशाल ने कहा। माँ तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो ठीक है, कहो तो मैं माँ को लेकर कहीं चला जाऊँ, क्रोध में प्रशांत ने कहा। यह क्या कह रहे हैं भैया, आप होश में तो हैं? जो भी कह रहा हूँ पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ। पाँव पटकते हुए प्रशांत बाहर निकल गया। खाना वैसे ही पड़ा रहा, मगर खाने वाले भारी मन से उठकर जा चुके थे। आज पूरे 2 सप्ताह बीत चुके थे। कविता चुपचाप ड्राइंग रूम में बैठी थी। उस दिन के बाद से घर की सारी खुशियाँ गायब हो चुकी थी। दोनों भाइयों के बीच बातचीत बहुत कम होती। कविता हर समय उदास बैठी रहती। बहुएं जीवन जी रही थी। बच्चों अपनी दुनिया में मस्त थे। तभी कॉल बेल की आवाज़ हुई। उठकर कविता ने दरवाज़ा खोला। सामने पोस्टमैन खड़ा था। कविता ने चिट्ठी ले ली और दरवाज़ा बंद कर चिट्ठी देखने लगी। सुमन की थी। 2 दिन के बाद आ रही है, 1 महीने के लिए। महीनों बाद कविता के होठों पर मुस्कुराहट की एक पतली सी रेखा खींची गई। पल भर में को लगा जैसे कि कोई बहुत अपना उसे पास आ रहा है। वह एक वही तो है जो इस पूरी दुनिया में जिससे वह अपना दुख बांट सकती है। इस पराये वातावरण में तो वह तंग आ चुकी है। सब अपनी मर्जी के मालिक हैं, किसी को मुझसे मतलब नहीं है। कविता सोचने लगी। दादी, किसकी चिट्ठी है? राजू ने पूछा। अरे, तेरी बुआ आ रही है, कविता ने राजू को प्यार से थपथपाते हुए कहा। दादी तो बच्चों को हमेशा काट खाने को दौड़ती थी। आज जब राजू के साथ प्यार जताया तो वह थोड़ा अनमना हो गया और अपनी मम्मी
के पास भाग गया। शाम तक सबको पता चल चुका था कि सुमन नैनीताल से आ रही है। सभी खुश थे, लेकिन किसी ने कहा कुछ नहीं। माहौल वैसा ही था बना। दोनों भाई ड्राइंग रूम में बैठे थे। कविता भी वहीं बैठी थी। अभी ऑफिस से थकी हुई आई थी और कोने में बच्चे भी बैठे थे। सभी की नज़रें टीवी पर के तरफ थी। वातावरण इतना भारी था कि सभी बिना मन से टीवी देख रहे थे। नीता सभी के लिए ट्रे में चाय लेकर आ रही थी। अभी रास्ते में ही थी कविता की आवाज़ सुनाई पड़ी, बहू, और नीता ट्रे लेकर गिरते गिरते बची। कितने दिनों बाद ऐसी उत्साह भरी आवाज़ सुनाई पड़ी थी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह कविता को बिल्कुल पास जाकर खड़ी हो गई। बहू, घर में घी है क्या? सुमन को गुजिया बहुत पसंद है। सोचती हूँ हम लोग मिलजुल कर बना लेते हैं। माँ के इस रूप को देखकर सभी हतप्रभ थे और 2 दिनों में भीतर जब तक सुमन आ गई, कविता की फरमाइशें बढ़ती गई। सुमन के स्वागत में व्यंजनों का ढेर लग गया। आखिर सुमन आ ही गई, परंतु उसके साथ पति नहीं आए। अपने बेटे के साथ वह अकेले ही आई। उसके पति को छुट्टी नहीं थी। शादी के बाद सुमन 2 साल के बाद पहली बार मायके आई थी। घर का पूरा माहौल ही बदल गया था। कविता सारे दिन सुमन और उसके बच्चों में व्यस्त रहती। सुमन कविता के कमरों में ही सोती और देर रात तक उनकी बातें सुनाई पड़ती। इसी बीच कविता ने यह कहकर सभी को चौंका दिया कि वह कुछ महीनों के लिए सुमन के साथ नैनीताल जाएगी। सुमन को आए हुए 2 सप्ताह बीत चुके थे। सुमन ने माँ में हुए बदलाव को भांप लिया था। उसने यह भी देख लिया कि जितनी फिक्र उन्हें सुमन की रहती, उतना किसी की नहीं। जो भी हंसती बोलती सुमन से ही, बाकी लोगों से वह कटी रहती थी। एक दिन कविता सुमन से हंसकर बातें कर रही थी। इतने में प्रशांत, जो 2 दिनों से ऑफिस से काम से कहीं बाहर गया था, आया। आते ही उसने माँ के पाँव छुए। तब तक बच्चे दौड़ पड़े। प्रशांत उनमें व्यस्त हो गया। कविता बेटे को देखकर अचानक चुप हो गई। सुमन ने इसे गौर किया। सुमन ने जब माँ से यह पूछा, उसने भैया को आते ही उनका हाल चाल क्यों नहीं पूछा, क्योंकि पहले की तरह कविता बेटों को आते ही उनके पास दौड़ जाती। इस पर कविता का यही रोना था कि अब बेटों का अपना संसार है, उन्हें किसी के लिए फुर्सत नहीं है। सुमन माँ में हुए इस बदलाव को देखकर बहुत क्षुब्ध थी। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? वह सोच रही थी कि माँ को कैसे समझाए, क्योंकि माँ का आजकल स्वभाव बन गया था कि वह हर बात को उल्टा मतलब निकाल लेती थी। सुमन यह समझ गई थी कि एक बार यदि माँ उसके पास चली जाती है तो आने के बाद भाई भाभीियों का जीना और भी हराम कर देगी। उनकी हर बातों की तुलना सुमन से की जाएगी। जाने दिन कैसे नज़दीक आते जाए, सुमन की चिंता बढ़ती जा रही थी। दोपहर को सुमन और कविता खाना खाने के बाद ड्राइंग रूम में बैठी थी। सुमन तो अनमने ढंग से बैठी थी, मगर कविता बहुत खुश थी। इतने में नीता आकर चाय दे गई। कविता को दोपहर में चाय पीने की आदत थी। नीता जा रही थी कि सुमन ने रोक लिया। आप भी बैठिए ना भाभी हमारे साथ। नीता बैठ गई, मगर कविता ने मुंह बना लिया। एकाएक ड्राइंग रूम में का वातावरण भारी सा हो गया। नीता समझदार थी, बच्चों का बहाना करती हुई उठकर चली गई। कितनी अजीब बात है, एक लंबी सांस खींचते हुए सुमन ने कहा। क्या सुमन? कविता चौंकते हुए पूछा। कल तक जो लड़की अपने परिवार को उन्मुक्त जीवन जीती, हर जिम्मेदारी से मुक्त, पूरा परिवार उसकी देख रेख करता है, उसकी इच्छाओं व अनिच्छाओं का ख्याल रखा जाता है, उसके पीठ पर हर समय माँ खड़ी होती है एक छाया की तरह, वह लड़की जब ससुराल आती है तो उसकी इच्छाओं अनिच्छाओं को बड़ी बेरहमी से कुचलकर घर की सारी जिम्मेदारियाँ उस पर लाद दी जाती है और की जाती है कि सिर्फ उम्मीदें और कुछ भी नहीं। सबकी उम्मीदों पर खरी उतरने के लिए हर रोज कितनी बार वह अपनी आत्मा को मारती है, कितनी बार अपने पूरे अस्तित्व को कुचल डालती है। इससे सभी बेखबर रहते हैं। तुमने भाभी में ऐसा कभी महसूस किया है माँ? 5 सालों में वह बूढ़ी दिखने लगी है। यह क्या हो गया सुमन तुम्हें? किसी ने कुछ कहा है क्या? कविता ने पूछा। नहीं कहा, इसी बात का तो मुझे दुख है। मैं मेहमानों की तरह इस घर में रहना नहीं चाहती, तुम्हारी तरह। नीता ने माँ को देखते हुए कहा। क्या मतलब? कविता चौंकी। हाँ माँ, मुझे आए हुए 3 सप्ताह बीत चुके हैं। इस घर में कहीं कोई बदलाव नज़र नहीं आया। सिर्फ तुम्हें छोड़कर बहुत बदल गई हो माँ। तुम्हें इस बात का एहसास है? तुम्हारे जैसे बेटे बहुत कम लोगों को मिलते हैं। बहुएं तुम्हारे इशारों पर नाचती है, उन्हें मुंह से खोलने की हिम्मत नहीं। तुम कितनी सुखी हो इसका एहसास नहीं, जो संघर्ष का फल। सुमन ने कहा।
नहीं बेटी, तुम नहीं जानती, यह जो भी करते अपना फ़र्ज समझकर करते हैं। किसी को मुझसे प्यार नहीं है। सभी को आंखों में परायापन झलकता। कविता उदास होते हुए बोली, एक बात बताओ माँ, इन 5 सालों में तुम्हारे मन में एक बार भी भाभी के प्रति बेटी का भाव जागा? तुमने कितनी बार प्यार से बेटी कहकर उनके सिर को सहलाया? कभी उनकी इच्छाओं को जानने का प्रयास किया, उनकी भावनाओं को समझा? और फिर तुम उनसे कैसे यह उम्मीद कर सकती हो कि वह तुम्हें समझे और उनके मन में ये तुम्हारे प्रति प्रेम हो? सुमन ने समझाते हुए कहा। कविता अवाक होकर देखने लगी। इन बहुओं के प्रति तुम्हारे मन में इतनी आक्रोश की भावना है कि अपने बेटे को भी तुम उन्हीं से जोड़कर देखने लगी हो। तुमने सारा जीवन कष्ट और संघर्ष में बिताया, आखिर किसके लिए? सिर्फ इसलिए ना कि तुम्हारे बच्चे का संसार बस जाए, उनकी भी अपनी एक दुनिया हो। आज जब वह अपने संसार में रम गए हैं तो तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? सुमन बोली, तुम्हारी बात एक हद तक ठीक है माँ, फिर भी एक बार तुम अपनी आत्मा से पूछ कर देखो कि संघर्ष के दिनों में जिस जीवन को तुमने गंवा दिया, क्या उस जीवन को अपने बेटे से तुम वापस नहीं मांग रही? तुम्हारा इस तरह अकेलेपन का भाव, इस घर को अपना घर ना समझना, सभी के प्रति असंतोष, ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें, यह समझना कि जो भी तुम्हारी मर्जी से हो रहा है यह सब क्या है? अपने बच्चों के लिए तुमने जो किया उसे अप्रत्यक्ष रूप से यह मांगना ही तो है। पहले तुम खुद में जीती थी, आज तुम उन्हें दुख में देखना चाहती हो। और अरे, कोई माँ प्रसव के समय हुई वेदना को अपने बच्चों से कभी वापस मांगती है क्या? सुमन उत्तेजित होकर बोली। इस बात पर कविता रोने लगी, पर सुमन नहीं पिघली। जब तुम अपनी बहू को जो तुम्हारे हर सुख दुख का हिस्सा है अपनी बेटी नहीं मान सकी, तो अपने दामाद को तुम कैसे बेटा मान सकती हो, जो तुम्हारे पास 1 घंटा भी नहीं रहा? अगर मैं कहूँ मेरे साथ चलकर हमेशा के लिए रहो, तो असलियत यह है कि तुम वहाँ भी नहीं रह पाओगी। तुम्हारे नैनीताल चलने के लिए मना नहीं है माँ, मुझे भी शौक होता है कि तुम मेरे पास रहो, परंतु इस घर को यह एहसास कराकर जाना कि तुम इन लोगों से ऊब कर जा रही हो, यह मुझे उचित नहीं लग रहा है। वह मेरे भी भाई हैं और तुम्हारे साथ साथ उनके सुख दुख की भी मुझे परवाह है। प्रशांत भैया तुम्हें बहुत मानते हैं, उनकी आत्मा तुम में बसती है, वह तुम्हारे लिए पूरे परिवार को ठुकरा देंगे। ठीक इसके विपरीत विशाल भैया किसी एक के लिए पूरे परिवार को बिखरने नहीं देंगे। वह एक तुम भी हो सकती हो या मीना भाभी भी हो सकती है। ऐसे में तुम इन दोनों को कितना बड़ा घाव देकर जाओगी, इसका एहसास तुम्हें है क्या? यह घर तुम्हारा है माँ, और घर में जितने लोग हैं सभी तुम्हारे हैं, तुम्हारे खून से सींचे हुए। ऐसे में अपने आप को तुमने इस घर से अलग कैसे रखा है? सुमन ने समझाते हुए कहा। अचानक कविता उठी और अपने कमरे की तरफ चल दी। मैं जानती हूँ माँ, मेरी बात का तुम उल्टा अर्थ लोगी और आज मुझे पराया समझोगी। कविता को जाते हुए देख कर सुमन ने थोड़े ऊंची आवाज़ में कहा। इस बात को घटे आज 3 दिन हो गए थे। दोनों माँ बेटी के बीच इस संबंध में फिर कोई बात नहीं हुई। सुमन के जाने में 2 दिन बचे थे। ननद के जाने की तैयारियां चल रही थी। साथ में ले जाने के लिए सूखे व्यंजन भी बन रहे थे, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैली थी। कविता अपने कमरे में बैठी हुई किताब पलट रही थी, तभी किसी की आहट आई। उसने पीछे घूमकर देखा। माँ, परसों तुम जा रही हो नैनीताल में, इस समय ठंडी होगी, तुम्हारे लिए कुछ गर्म कपड़े ला दिए हैं, इन्हें रख लो। यह आवाज़ प्रशांत की थी। कविता ने कुछ भी नहीं कहा, वैसे ही किताबें के पन्ने पलटती रही। प्रशांत लौट गया। कैसे समय बीत गया पता ही नहीं चला। रात में सभी एक साथ खाने के लिए बैठे थे। सुबह में सुमन को नैनीताल जाना था। माँ के साथ सभी के भीतर हलचल थी, मगर सभी खामोश थे। विशाल ने खामोशी तोड़ी। माँ, तुमने अपना सारा सामान पैक कर लिया या मैं कर दूँ? नैनीताल में अभी बहुत ठंड होगी, अपना पूरा ख्याल रखना, वरना बीमार पड़ जाओगी। जाओ, जाकर जल्दी से जाओ, सुबह जल्दी उठना है। और हाँ, सप्ताह में 2 बार फ़ोन जरूर करना, नहीं तो हम चिंता लगी रहेगी। लेकिन मैं जा कहाँ रही हूँ? कविता ने इस कथन ने सभी को चौंका दिया। मैं जानती थी माँ तुम यही करोगी। फिर वही हर बात का उल्टा अर्थ, सुमन ने कहा। नहीं बेटी, यह बात नहीं है। आज 3 रात हो गए मैं सो नहीं पाई हूँ। तुम्हारी बातों ने मेरी आत्मा को झंझोर कर रख दिया। यह सच है कि आदमी जब किसी पेड़ से उल्टा लटक जाए तो उसे पूरी दुनिया उल्टी नजर आती है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बदलाव हमारे में होती है, परंतु बदले हुए हम आसपास के लोग लगते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ है। सुमन, मैं नैनीताल जाऊंगी जरूर, लेकिन अभी नहीं। बच्चों की छुट्टियां
छुट्टियों में हम सभी साथ आएंगे, कहती हुई कविता अपने कमरे में चली गई। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।